हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु कसाना आप सभी का स्वागत करता हूँ पॉलिटी की नई क्लास में। तो पॉलिटी में भाई हमने पढ़ा था पहले आपका आर्टिकल 74 तक, जिसमें हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। तो इसका जो हेड होगा यानी कि अध्यक्ष वो पीएम होगा। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके बाद हम आते हैं भाई आपका आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में क्या है, इसमें मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, वो भी पीएम की सलाह पर। यानी कि मान लीजिए लोकसभा में ये होगी आपकी लोकसभा, ये होगी राज्यसभा। इसमें से भी कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है, इसमें से भी। ठीक है जी, पीएम किसी को बना सकते हैं और कोई भी व्यक्ति मंत्री या पीएम बन सकता है बिना लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर के, लेकिन 6 माह में उसे सदस्यता लेनी होगी। इसमें क्या है भाई, अगर लोकसभा या राज्यसभा से किसी से भी मंत्री बनता है, कोई दोनों हाउस से मंत्री बन सकते हैं। वो पीएम की इच्छा होगी, वो किसे बनाना चाह रहे हैं, राष्ट्रपति से बोलेंगे ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनको मंत्री बना दिया जाए, तो मंत्री बना दिया जाएगा भाई। ठीक है जी। इसके बाद पीएम सलाह देंगे, उनकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्ति करेंगे। कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है बिना सदस्य लोकसभा का हुए, बिना सदस्य राज्यसभा का हुए, और प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन वो सिर्फ 6 महीना तक रह सकता है बिना सदस्य बने। 6 महीना में उसे सदस्यता लेनी होगी। अगर सदस्यता नहीं ली तो उसकी भाई मतलब या तो मंत्री पद जो भी है वो खत्म कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद अब एक शब्द सुन रहे होंगे आप बार बार, मंत्रिपरिषद। ये क्या होता है ये देख लेते हैं भाई। मान लीजिए ये मंत्रिपरिषद है, ये आपका। इसमें क्या होता है, सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, इनके एक हेड होते हैं, ये होते हैं पीएम। फिर आते हैं आपके कैबिनेट मंत्री। इसके बाद यानी कि सबसे बड़े हो गए प्रधानमंत्री, उनसे छोटे कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जिनके अंडर मुख्य मुख्य विभाग आ जाते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय। मतलब उस मंत्रालय का सर्वोच्च व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर होगा।
कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प के लिए राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री की हेल्प के लिए उप मंत्री होते हैं। और एक चीज और आती है भाई इसमें, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, आपने ये सुना होगा काफी बार शब्द। ये क्या होता है, यानी कि किसी भी विभाग का कोई मंत्री, कैबिनेट मंत्री किसी कारण से बाहर चले गए, बीमारी या कुछ भी अन्य कारण, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनका कार्य कर देंगे। अगर किसी विभाग में कैबिनेट मंत्री भी नहीं है तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा, यानी कि उनके डिसीजन लेने की क्षमता उनके बराबर है। ये मंत्रिपरिषद होती है। इसके बाद एक चीज होती है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के हेड पीएम होते हैं। और मंत्रिमंडल, यानी कि अब मंत्रिमंडल की बैठक बुलानी है। पीएम किससे जवाब मांगेंगे, कैबिनेट मंत्री से। कैबिनेट किससे, मंत्री किससे पूछेंगे, राज्य मंत्री से। राज्य मंत्री किससे पूछेंगे, सचिव से। तब प्रधानमंत्री सबको तो बुलाएंगे नहीं भाई, इस विभाग में क्या कार्य हो रहा हो क्या नहीं। उसके लिए वो मीटिंग बुलाते हैं कैबिनेट मंत्री, उसको हम कहते हैं मंत्रिमंडल। इसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हिस्सा लेता है। राज्य मंत्री नहीं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। वो हिस्सा क्यों लेता है, क्योंकि भाई वो अपने विभाग का हेड है, उसे अपने विभाग की डिसीजन लेने की पावर है, तो उस विभाग की जानकारी उनके पास है, ना कि कैबिनेट मंत्री की। तो इसलिए जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो कैबिनेट मंत्री भी रहता है और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी रहता है भाई। ठीक है जी। मंत्रिपरिषद समझ में आया हो तो इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए। जो भाई आपके मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद के विभाग का बंटवारा पीएम की इच्छा से होता है। ठीक है जी। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि अगर लोकसभा में कोई भी व्यक्ति या कोई भी सांसद 545 में से सवाल पूछता है तो उस विभाग के मंत्री को उसको जवाब देना होगा। तो ये होगा उत्तरदायी होना लोकसभा के प्रति। इसी प्रकार लोकसभा मंत्रिपरिषद को मैंने बता दिया, इसका हेड या मुख्य या अध्यक्ष पीएम होते हैं। लोकसभा अगर पीएम किसी कारणवश त्यागपत्र या अन्य
किसी कारण से पद रिक्त होता है तो जो आपकी मंत्रिपरिषद है वो भंग हो जाएगी। यानी कि जितने भी आपके मंत्री हैं और कैबिनेट सब भंग हो जाएंगे अगर आपके पीएम ने इस्तीफा दे दिया या मृत्यु हो गई किसी भी कारण से, तो आपको जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, वो सब भंग हो जाएगी। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि हमारे राष्ट्रपति देश के किसी भी मंत्री को बुलाएंगे कि भाई फलाने आदमी तुम इस विभाग के मंत्री हो, कल ऑफिस पर आके मिलो, यानी कि रायसीना पहाड़ी राष्ट्रपति भवन आओ और हमें इस विभाग के बारे में जानकारी दो। तो वो राष्ट्रपति को मना नहीं कर सकते, उनकी जवाब देना पड़ेगा ही पड़ेगा भाई, ये निश्चित है। और किसी मंत्री से अगर लोकसभा में पूछ लिया तो वहाँ भी जवाब देना पड़ेगा। अगर पीएम किसी कारणवश त्याग पत्र दे देते हैं, मृत्यु हो जाती है, कुछ भी कारण रहता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, कोई भी मंत्री नहीं बचेगा। हाँ, इसके बाद अगर जैसे ये हमारा संसद भवन है, ये आपकी लोकसभा, ये राज्यसभा, 245 और 545, इनका पीएम से कोई लेना देना नहीं है। मंत्री बन सकते हैं इससे भी, पीएम बनते हैं इससे। इसमें पीएम बनने के लिए यानी कि प्रधानमंत्री बनाने के लिए 273 सीट जीतनी पड़ेंगी कम से कम। इतनी सीट चाहिए ही चाहिए भाई। तो जब 273 सीट आ जाएंगी तो वो अपनी पार्टी या वो विभाग, मतलब वो संगठन अपना प्रधानमंत्री बना सकता है, वो सरकार चलाने लायक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे, मंत्रिपरिषद को भी शपथ दिलाएंगे और प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति किसी को भी चाहे तो मंत्रिपरिषद से हटा सकते हैं, उनसे विभाग छीन सकते हैं, लेकिन पीएम की सलाह पर। अगर पीएम उनसे कहेंगे ये मंत्री ठीक काम नहीं करते, बाबूजी इनसे पद से हटाओ, बाबूजी तड़की हटा देंगे, तुरंत रायसीना से लेटर जाएगा कि आप पद मुक्त करे जाते हैं, आप घर जाइए आराम से लौटिए, तो वो कर देते हैं, वो पीएम की सलाह पर। लेकिन मान लीजिए किसी पार्टी की 305 सीट आ गई, अब इनमें एक पीएम है और पीएम ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है भाई, पीएम ने दे दिया इस्तीफा, 304 सीट बची, लोग आपकी मंत्रिपरिषद भंग हो गई। तो बाबूजी यानी कि राष्ट्रपति आपको बुलाएंगे, आपके पार्टी के अध्यक्ष को, कि आपको सरकार बनानी है तो बनाइए। तो वो इन 304 में से किसी को पीएम बनाएंगे और ये अपनी चॉइस से मंत्री परिषद का गठन करेंगे। यानी कि इनकी मंत्रिपरिषद अलग, इनकी अलग। तो इसी को कही जाती है कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह से होती है और प्रधानमंत्री भी
अब जो ये नए वाले प्रधानमंत्री आएंगे यहाँ पे, ये बचे हुए कार्यकाल को आएंगे। नए की 5 वर्ष के लिए, ठीक भाई। यानी कि कोई प्रधानमंत्री 2 साल प्रधानमंत्री रहकर इस्तीफा दे देते हैं, तो जो अगले प्रधानमंत्री चुने जाएंगे वो 3 साल के लिए, राष्ट्रपति की तरह नहीं, वो 5 साल के लिए। क्योंकि ये जो इन 545 हैं, इनमें से ही कोई व्यक्ति होगा या इसमें से होगा। तो पीएम हेड क्यों बना दिया जाता है, जैसे मॉनिटर बना दिए जाते हैं ना क्लास के, उस तरह से कि समकक्षों में सर्वश्रेष्ठ, यानी कि अपनी बराबरी के लोगों से तुम उच्च हो तो तुम प्रधानमंत्री हो, बस ये इनका महत्व है। वरना ये भी इन सब के जैसे ही हैं, सांसद हैं और कुछ नहीं है। हाँ जी। अगर लोकसभा और राज्यसभा मंत्री कोई सब बन सकता है, तो वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग से ले सकता है, और लोकसभा का मंत्री है तो वो राज्यसभा का मंत्री है तो लोकसभा में भाग लेगा। लेकिन वोट के समय अपने सदन में ही जाएगा, अपने सदन में ही वोट दे सकता है, दूसरे सदन में वोट नहीं दे सकता। ठीक है भाई। इसके बाद आपका आता है भाई एक, सुना होगा आपने, उप प्रधानमंत्री। ये क्या होता है? ये कुछ नहीं है, इसमें संविधान में इस पद की स्पष्ट जानकारी, कोई जानकारी नहीं है। ये सिर्फ राजनीति उद्देश्य के लिए है। उप प्रधानमंत्री यानी कि मान लीजिए किसी पार्टी की सरकार है, अब जैसे बीजेपी की है, अब इसमें कल को अमित शाह जी कहने लगे भाई मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मोदी जी कहें मैं तो हूँ ही, तू कैसे बन जाएगा, कोई प्रधानमंत्री एक ही बन सके, दोनों में विवाद होगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ भाई, कोई वैसे नहीं लेगा, तो विवाद हो गया, तो वो विवाद कैसे सुलझाया जाए, तो कुछ तो संशोधन करना पड़ेगा। तो उसका यही सॉल्यूशन है कि जो एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दो, एक को प्रधानमंत्री बना दो। लेकिन उप प्रधानमंत्री कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसके पास कोई मंत्री, मतलब कोई मंत्रालय नहीं है, वो अपने मंत्रालय का हेड होगा। उप प्रधानमंत्री तो एक सिर्फ कहने के लिए, यानी कि उसको खुश करने के लिए उसको एक लॉलीपॉप दे दिया कि तुम उप प्रधानमंत्री हो, आप लाव लश्कर हो गया कि तुम्हें इतने सिक्योरिटी, ये फलाना ढिमका, वो बस, और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री कहीं भी संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। ठीक है भाई। इसके बाद इनका काम सिर्फ इतना है, अगर पीएम कहीं बाहर गए तो वाइस प्राइम मिनिस्टर जो ये चलाएंगे, वो ये जैसे हमने पढ़ा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उसी तरह। अगर ये नहीं है तो भाई आपके गृह मंत्री जी देखेंगे फिर से इसको। ठीक है भाई। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 76। इसमें महा न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल,
अटॉर्नी जनरल ये क्या होता है भाई? ये होते हैं देश का कानूनी अधिकारी, यानी कि प्रथम यह केंद्र सरकार का वकील होता है। इसको ही विधि सलाहकार कहते हैं। इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। यानी कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तो आप पद पर हैं, राष्ट्रपति की इच्छा नहीं है तो हट गए। और राष्ट्रपति की इच्छा के पीछे प्रधानमंत्री की इच्छा होती है भाई, सीधी बात है। ये क्या है? अब अटॉर्नी जनरल देखते हैं। अटॉर्नी जनरल वो होता है भाई, अगर केंद्र सरकार पर किसी भी तरह का कोई केस होता है तो उसको केस को लड़ेंगे अटॉर्नी जनरल आपके, यानी कि महान्यायवादी। वो किसी भी आपके सुप्रीम कोर्ट में तो लड़ ही सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के बराबर है तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं, तो हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपके होते हैं अटॉर्नी जनरल। यहाँ आपका होता है ये होते हैं आपके सॉलिसिटी जनरल, और यहाँ होते हैं एडिशनल सॉलिसिटी जनरल। इनकी होती है हाई कोर्ट के जज बराबर क्वालिफिकेशन, इनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर। तो अब मान लीजिए केंद्र सरकार पर कोई केस हो गया और वो केस डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। अब अटॉर्नी, मान लीजिए वो केस हो गया आपका तमिलनाडु के किसी जिले में। अब अटॉर्नी जनरल ये तो नहीं यहाँ से दिल्ली से बोरिया बिस्तर उठाए बैग्स और चलो तमिलनाडु, और वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल को। तो वहाँ पर उसके लिए इन्होंने एडिशनल सॉलिसिटी जनरल नियुक्त करे हैं। उस जिले में वो केंद्र सरकार को केस लड़ेंगे। ऐसी इसी तरह से स्टेट में, मान लीजिए कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो गया, मानने अरुणाचल प्रदेश में कोई केस हो गया केंद्र सरकार पर, तो अटॉर्नी जनरल ये तो नहीं भाई अपना बैग से टाक के वहाँ पहुँचेंगे। वे सीधे फ़ोन करेंगे आपके सॉलिसिटी जनरल को, सॉलिसिटी जनरल उस हाई कोर्ट में केस लड़ेगा उनका। ठीक है भाई, ये इनकी ये होती है। इनको जो तनख्वाह मिलती है इनको जो सैलरी मिलती है प्रधानमंत्री कोष से मिलती है, न कि संचित निधि से। इसके बाद ये प्राइवेट केस लड़ सकते हैं, लेकिन
सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं। यानी कि कोई व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट पे केस कर रहा है और उन्होंने यही वकील हायर कर लिए, तो ये उनको केस नहीं लड़ सकते, ये केंद्र सरकार को केस लड़ेंगे, ना ही उनको सलाह दे सकते। ऐसे ही हाई कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल नहीं लड़ सकता केंद्र के खिलाफ, और डिस्ट्रिक्ट में एडीसी, ओ सॉरी एएसजी। ठीक है भाई, ये आपके यहाँ पर आपका अटॉर्नी जनरल ख़त्म होता है। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 77, जिसमें केंद्र सरकारी कार्यों के संचालन की चर्चा है कि केंद्र कैसे कैसे काम करेगी। केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन। ठीक है भाई, इसके बाद आर्टिकल 78 आता है आपका पीएम। हाँ जी, एक चीज इसमें लिख लेना आप, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद। हाँ जी, मंत्रिपरिषद सिर्फ लोकसभा की यानी कि 545 की 15% ही व्यक्ति बन सकते हैं। यानी कि जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है 545, उसके 15% लोग ही मंत्रिपरिषद में आ सकते हैं। तो इसका 15% कितना होगा, 15×5 = 75, और आपका ये लगभग 81 पॉइंट कुछ आएगा। तो यानी कि 81 लोग ही मंत्रिपरिषद में जा सकते हैं, इससे फालतू नहीं। वरना सबको पद देने के लिए भाई, सबको खुश करने के लिए प्रधानमंत्री सब मंत्री बना देंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। बस सिर्फ 81 लोग ही मंत्री बन सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 78 पीएम का कर्तव्य होगा कि संसद के कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दे। प्लस में अटॉर्नी जनरल को भी। हाँ जी भाई, एक चीज़ और लिख लेंगे, अटॉर्नी जनरल यहाँ पे शायद देखते हैं, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। यानी कि अटॉर्नी जनरल कोई से भी संसद की कार्रवाई सुन सकते हैं, बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसमें वोट देने का अधिकार इनको नहीं है। वही यहीं पे बताया है कि अटॉर्नी जनरल पीएम का यह कर्तव्य है कि वो आपके राष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल को संसद की कार्रवाई की जानकारी दें। ठीक है भाई, इसके बाद आर्टिकल 79 आता है, जिसमें संसद की चर्चा है। ठीक है जी, तो हम थोड़ा संसद बताएंगे। संसद एक गोल बिल्डिंग है, जिसमें आपकी लोकसभा हाउस है और राज्यसभा हाउस है। इसका डिज़ाइन एडविन लुटियंसन ने बनाया था।
रायसीना पहाड़ी पर है, दिल्ली में, ठीक है जी। और संसद में तीन चीज होती हैं आपकी, राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा, तीनों संसद का हिस्सा है। संसद को तैयार एडविन लुटियंस ने किया था, रायसीना पहाड़ी पर है, और रायसीना पहाड़ी अरावली पर्वत की एक अरावली पर्वत का हिस्सा है, ठीक है। इसमें एक सेंट्रल हॉल भी होता है, वो हम पढ़ेंगे। अगर किसी भी बिल पर विवाद होता है तो सेंट्रल हॉल में सबको बैठा के एक गैल बहस होती है, मत कराया जाता है, ठीक है भाई। तो अब हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि भाई संसद लंबा टॉपिक है, तो उसे विस्तार से पढ़ेंगे कल, ठीक है भाई। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।